नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी अन्नदाता आंदोलन की, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की, बताएंगे बीजेपी में गए टीएमसी नेता क्यों चाहते हैं घर वापसी, जानेंगे पीएम क्यों हुए राज्यसभा में भावुक, और बुलेटिन के आखिर में बात चेक भुगतान के बदलते नियमों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए सरकार ने तैयार किए दिशा निर्देश, राज्यसभा में सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी जानकारी। कहा, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर सरकार को मिल रही थी शिकायतें। जय जवान जय किसान अभियान से कांग्रेस को यूपी में संजीवनी देंगी प्रियंका गांधी। सहारनपुर में कांग्रेस करेगी किसानों की पंचायत, प्रियंका गांधी सहित राज्य के बड़े कांग्रेस नेता होंगे शामिल। जेडीएस के एमएलसी बसवराज होराती बने कर्नाटक विधान परिषद में उपसभापति। कांग्रेस ने उपसभापति के लिए अपनी ओर से नहीं किया नाम का प्रस्ताव, निर्विरोध हुआ होराती का चुनाव। भारत को चेन्नई टेस्ट में मिली हार, इंग्लैंड ने पहला टेस्ट 227 रनों से जीता। अंतिम दिन 192 रनों पर आउट हुई टीम इंडिया। विराट कोहली ने बनाए सबसे ज्यादा 72 रन। शेयर बाजार की तेजी पर लगा ब्रेक, सेंसेक्स 20 अंकों की गिरावट के साथ 51,329 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 7 अंकों की गिरावट के साथ 15,109 अंक पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। पीएम बातचीत से समस्या का हल करने की बात कर रहे हैं। किसान भी बातचीत के लिए तैयार हैं। किसान नेता सरकार से पूछ रहे हैं कि कब बातचीत होगी, तारीख भी बताइए। लेकिन सरकार न तो तारीख बता रही है और न ही कानून वापस लेने के संकेत दे रही है। दूसरी ओर किसान भी अड़े हैं और लगातार पंचायतें कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। किसान आंदोलन के 76वें दिन सुबह सुबह खबर मिली कि 26 जनवरी को हुई दिल्ली की घटना के आरोपी दीप सिद्धू को आज पकड़ लिया गया। दीप सिद्धू से पूछताछ के बाद मामले में बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस पर नजर सरकार की भी है और किसानों की भी। किसानों की जो सबसे बड़ी मांग है वो है कृषि कानून की वापसी की, जिस पर सरकार तैयार नहीं है। सरकार अड़ी है तो किसान भी अड़े हुए हैं। आज किसानों ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महापंचायत बुलाई थी और हर बार की तरह इस पंचायत में भारी संख्या में किसान जमा हुए। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार नए कृषि कानूनों को वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाए, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों को नोटिस भेजकर डरा रही है, लेकिन इससे किसान डरने वाले नहीं हैं। हमने सरकार के बोए कांटों पर फूल उगा दिए हैं। कल राज्यसभा में पीएम ने आंदोलन कर रहे लोगों को आंदोलन जीवी कहा था, जिसका जवाब देते हुए टिकैत ने कहा कि हम आंदोलन करते हैं, जुमलेबाजी नहीं करते। किसान नेता शिव कुमार ने कहा कि पीएम कहते हैं कि किसानों से बातचीत बंद नहीं हुई है, बातचीत चालू है, लेकिन 20 दिन से बातचीत नहीं हुई है। किसान बातचीत को तैयार हैं, सरकार तारीख बताए वो कब बातचीत करना चाहती है। अब देखना होगा कि सरकार अगले दौर की वार्ता के लिए क्या समय निर्धारित करती है। किसानों के धरने को 2.5 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन किसानों की मांगों का हल नहीं निकल पा रहा। अभी भी समझौते का इंतजार हो रहा है, लेकिन बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार जरूर आज समाप्त हो गया। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने 17 मंत्रियों को शपथ दिलाई। किस किस ने ली मंत्री पद की शपथ और किसे मिला कौन सा मंत्रालय, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार में जिस कैबिनेट विस्तार का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, आखिरकार अब वो हो गया है। जिन नेताओं को मंत्री पद से नवाजा गया वो बेहद खुश हैं। शाहनवाज हुसैन, श्रवण कुमार, मदन सहनी, प्रमोद कुमार, संजय झा, लेसी सिंह, सम्राट चौधरी, नीरज सिंह, सुभाष सिंह, नितिन नवीन समेत 17 नेता मंत्री बनने के बाद गदगद नजर आए। इनमें से बीजेपी के कोटे के 9 और जेडीयू से 8 मंत्री बने। नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। बीजेपी के कोटे से बने मंत्री शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री बनाए गए। इसके अलावा सुभाष सिंह सहकारिता, नितिन नवीन पथ निर्माण, नारायण प्रसाद पर्यटन, नीरज सिंह बबलू पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, प्रमोद कुमार गन्ना उद्योग, सम्राट चौधरी पंचायती राज विभाग, आलोक रंजन झा कला संस्कृति एवं युवा विभाग, जनकराम खान एवं भूतत्व विभाग मिला है। इसके अलावा जेडीयू कोटे से बने मंत्रियों में लेसी सिंह खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण, सुमित सिंह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संजय झा जल संसाधन सहकारिता सूचना और जनसंपर्क, श्रवण कुमार ग्रामीण विकास विभाग, मदन सहनी समाज कल्याण विभाग, जयंत राज ग्रामीण कार्य, जमा खान अल्पसंख्यक विभाग,
सुनील कुमार मद्य निषेध उत्पाद विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन कैबिनेट विस्तार के बाद जिन नेताओं के अरमान बिखरे हैं वो अब बगावत का बिगुल बजा रहे हैं। खासकर बीजेपी में बगावत का जबरदस्त शोर सुनाई दे रहा है। बीजेपी के विधायक गणेंद्र सिंह उर्फ ज्ञानू ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गणेंद्र सिंह ने अपनी पार्टी के नेताओं पर संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को कुछ नेताओं ने अपने पॉकेट की पार्टी बना दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मंत्रिमंडल में न तो क्षेत्रीय और न ही सामाजिक समीकरण का ध्यान रखा गया। बाढ़ से बीजेपी के विधायक ने कहा कि पार्टी में भारी तादाद में लॉबिंग हो रही है। बिहार में डिप्टी सीएम की कुर्सी ऐसे नेता को दी गई जिसे कुछ पता ही नहीं। अब बीजेपी विधायक के इस बयान से साफ है कि मंत्रिमंडल विस्तार से बीजेपी में तकरार छिड़ गई है। अगर ये मनमुटाव यूं ही जारी रहा तो पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही बीजेपी में बगावत दिखने लगी है। पार्टी विधायक ही सवाल उठा रहे हैं, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। मुश्किलें बीजेपी की पश्चिम बंगाल में भी बढ़ रही हैं। यहां टीएमसी से बीजेपी में आए कई नेता अब बीजेपी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए एक विधायक जल्दी ही घर वापसी की तैयारी में है। तो बीजेपी से किस विधायक ने टीएमसी में वापसी का किया है फैसला, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले दल बदल का खेल तेज हो गया है। बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय दावा कर रहे हैं कि 3 दर्जन से ज्यादा टीएमसी विधायक बीजेपी में आने को तैयार हैं, लेकिन हम हर किसी को पार्टी में नहीं लेंगे। पूरी छानबीन करेंगे, उसके बाद टीएमसी विधायकों को बीजेपी में शामिल किया जाएगा। दावा टीएमसी की ओर से भी हो रहा है। टीएमसी विधायक और ममता सरकार में मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने भी कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के 6-7 बीजेपी सांसद टीएमसी में शामिल होने के लिए कतार में खड़े हैं। कई विधायक जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में चले गए थे वो भी वापस आने के लिए संपर्क कर रहे हैं और ज्योतिप्रिय मल्लिक का दावा सच साबित होता भी दिख रहा है। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायक सुनील सिंह अब टीएमसी में वापस आने की कोशिश में जुटे हैं। सुनील सिंह बर्दवान में सीएम की सभा में टीएमसी में फिर शामिल होंगे। अगर सुनील सिंह टीएमसी में वापस आते हैं तो ये उनकी घर वापसी ही होगी। सोमवार को सुनील सिंह ने ममता बनर्जी से मुलाकात भी की थी। इसके बाद ही उनके घर वापसी की अटकलें जोर पकड़ने लगी थी। इसी बीच आईपीएस अधिकारी हुमायूं कबीर भी टीएमसी में शामिल हो गए हैं। हुमायूं कबीर 30 अप्रैल को रिटायर होने वाले थे और 31 जनवरी को उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देते समय कबीर चंदनगर के कमिश्नर थे। बंगाल विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, इसीलिए दल बदल भी चल रहा है। कार्यकाल राज्यसभा से गुलाम नबी आजाद सहित 4 सांसदों का भी समाप्त होने वाला है, जिन्हें आज राज्यसभा में विदाई दी गई। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने भी गुलाम नबी आजाद के कार्यकाल की तारीफ की। तो क्या कहा पीएम ने, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल जल्द ही खत्म हो रहा है। मंगलवार को राज्यसभा में उनके कार्यकाल को याद करते हुए उन्हें विदाई दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजाद को अपना मित्र बताते हुए कहा कि गुलाम नबी आजाद जब मुख्यमंत्री थे तो मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री था। हमारी बहुत गहरी निकटता रही है। 2006 में गुजरात के कुछ यात्रियों को निशाना बनाया गया था। 8 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में जिस व्यक्ति का फोन मेरे पास सबसे पहले आया वो गुलाम नबी जी का फोन था। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। गुलाम नबी आजाद ठीक वैसे ही चिंता कर रहे थे जैसे कोई अपने परिवार की करता है। साथ ही कहा कि मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद जो भी इस पद को संभालेगा उसको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे लेकिन देश और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। प्रधानमंत्री इस दौरान कई बार भावुक भी हुए, उनकी आंखों से आंसू भी निकले। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी उनकी बात करते हुए भावुक हो गए तो रामदास अठावले की बात सुनकर राज्यसभा ठहाकों से गूंज गई। चिर परिचित कविता वाले अंदाज में अठावले ने गुलाम नबी आजाद से कहा कि आपको सदन में फिर से वापस आना चाहिए। अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो हम इसके लिए तैयार हैं। आप पाला बदलकर हमारे साथ आ जाएं। सदन में अपने विदाई भाषण में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं जहां भी गया हूं मुझे बहुत प्यार मिला, मुझे सौभाग्य मिला कि लोगों ने पसंद किया, मुझे फख्र है, मैं हिंदुस्तानी हूं। गुलाम नबी आजाद ने इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी को भी इस दौरान याद किया। गुलाम नबी आजाद की जगह अब कांग्रेस को राज्यसभा में नया नेता चुनना होगा। गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में कांग्रेस के नेता होने के साथ ही विपक्ष के भी नेता थे। कांग्रेस आजाद को केरल से राज्यसभा भेज सकती है। केरल में 2 सीटों के लिए अप्रैल में राज्यसभा चुनाव होने हैं।
राज्यसभा में आज सभी सदस्यों ने विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद की जमकर तारीफ की, लेकिन लोकसभा में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान को लेकर कल लोकसभा में हंगामा मच गया था और अब सरकार की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि मोइत्रा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो क्या कहा था महुआ मोइत्रा ने जिस कारण उन पर हो रही है कार्रवाई की मांग, देखिए ये रिपोर्ट। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा कल यानी सोमवार को लोकसभा में शुरू हुई। राज्यसभा में ये चर्चा हो चुकी है। लोकसभा में बीजेपी की लोकेट चटर्जी ने प्रस्ताव रखा। कई सदस्य बारी बारी से अपनी राय रख रहे थे। इस दौरान टीएमसी की ओर से चर्चा में हिस्सा लेने के लिए खड़ी हुई महुआ मोइत्रा। उन्होंने केंद्र सरकार को कई मामलों पर घेरा। टीएमसी सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार कायरता को साहस के रूप में परिभाषित करने की कोशिश कर रही है। न्यायपालिका अब पवित्र नहीं रह गई है। केंद्र सरकार के दबाव में आकर फैसले लिए जाते हैं। कुछ लोग सत्ता की ताकत में असत्य को साहस कहते हैं। सरकार ने गलत सूचना फैलाने को कुटीर उद्योग बना दिया है। इस दौरान महुआ मोइत्रा ने राम मंदिर के फैसले को लेकर पूर्व सीजीआई पर भी सवाल उठाए। महुआ के बयान पर तुरंत ही सत्ता पक्ष की ओर से आपत्ति जताई गई, लेकिन महुआ मोइत्रा ने अपनी बात वापस नहीं ली बल्कि दोबारा उसे सदन में दोहराया। इसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से उन पर कार्रवाई करने के संकेत मिल रहे हैं। संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ सदन में टिप्पणी करना बेहद गंभीर मामला है। हम इस मामले में सांसद के खिलाफ उचित कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। महुआ मोइत्रा मुश्किल में आ सकती हैं। उनके खिलाफ विशेषाधिकार मामला लाने की तैयारी चल रही है। तैयारी नेपाल में भी हो रही है चुनाव की। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर संसद को भंग कर दिया गया था। इसके बाद ये तय हो गया था कि नेपाल में मध्यावधि चुनाव होंगे और अब इन चुनावों की तारीखें भी तय हो गई हैं। तो कब है नेपाल में संसद के चुनाव, देखिए ये रिपोर्ट। भारत के पड़ोसी देश नेपाल की सियासत में लंबे समय से अस्थिरता बनी हुई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के संसद भंग करने को मंजूरी मिलने के बाद से पिछले करीब 2 महीने से नेपाल का राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है और अब घमासान और तेज होने वाला है, क्योंकि नेपाल में मध्यावधि चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। नेपाल में 2 चरणों में अप्रैल और मई में मध्यावधि चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। नेपाल में 40 जिलों में 30 अप्रैल को और बाकी 37 जिलों में 10 मई को मध्यावधि चुनाव होंगे। कैबिनेट ने मंगलवार को जानकारी दी और मध्यावधि चुनाव कराए जाने का फैसला सोमवार को मंत्रिपरिषद की एक बैठक में लिया गया। रिपोर्ट के अनुसार कैबिनेट ने पहले चरण में प्रोविंस 2 गंडकी, लुम्बिनी, कर्नली प्रांतों के 40 जिलों में पहले चरण में 30 अप्रैल को चुनाव कराने का फैसला लिया। दूसरे चरण में प्रोविंस 1 बागमती, सुदूर पश्चिमी प्रांतों के 37 जिलों में 10 मई को चुनाव कराए जाएंगे। इन तारीखों के ऐलान के बाद अब नेपाल की सियासत में नया मोड़ आएगा, क्योंकि संसद भंग किए जाने के बाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी एनसीपी भी 2 गुटों में विभाजित हो गई है। एक गुट का नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री ओली और दूसरे गुट का नेतृत्व पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और माधव कुमार नेपाल कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात चेक भुगतान को लेकर बदलते नियमों की। वैसे तो देश में आरटीजीएस, एनईएफटी और यूपीआई समेत कई तरीकों का इस्तेमाल पैसा ट्रांसफर करने के लिए किया जाने लगा है, लेकिन चेक का प्रचलन कम नहीं हुआ है। अब भी भुगतान का प्रमुख माध्यम चेक बना हुआ है, लेकिन चेक क्लियर कराने के लिए ग्राहकों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था और सरकार अब ग्राहकों के लिए इसी का समाधान ढूंढकर ले आई है। देश में पैसे के लेन देन के लिए चेक का उपयोग आज से कई साल पहले शुरू कर दिया गया था, लेकिन आज भी चेक को भुनाने के लिए ग्राहकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से देश में जब आरटीजीएस, एनईएफटी और यूपीआई जैसे तरीके आए तो ग्राहकों ने इसे हाथों हाथ लिया और अब भारतीय रिजर्व बैंक ने भी चेक क्लियरेंस के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया। आरबीआई ने भुगतान और निपटान प्रणाली को अधिक बेहतर, तेज और सटीक बनाने के लिए ये बदलाव किए। इस बदलाव का नाम है सीटीएस। देश में सीटीएस का इस्तेमाल 2010 से किया जा रहा है और इसके दायरे में लगभग 1,50,000 बैंक शाखाएं पहले से ही हैं, लेकिन अब आरबीआई ने चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है, जिसका असर 18,000 बैंक शाखाओं पर पड़ेगा। इसी साल सितंबर से नए नियम लागू हो जाएंगे। आपको बता दें कि सीटीएस यानी चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम चेक क्लियर करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें जारी किए गए चेक को एक जगह से दूसरी जगह नहीं घूमना पड़ता। दरअसल चेक जिस बैंक में जमा किया जाता है, वहां से चेक जारी करने वाले की बैंक शाखा में भेजा जाता है। इस वजह से चेक क्लियर होने में ज्यादा समय लगता है। साल 2010 से भारत में सीटीएस के तहत चेक क्लियर किए जाते हैं, जिसमें देश की करीब 1,50,000 बैंक शाखाएं जुड़ी हुई हैं। अब बाकी शाखाओं को भी जल्द ही सीटीएस के दायरे में शामिल किया जाएगा।
सीटीएस के जरिए चेक जल्दी क्लियर हो जाता है, इससे ग्राहकों को पेमेंट जल्दी मिल जाता है। इसके अलावा सीटीएस लागत को भी घटाता है, लॉजिस्टिक्स से जुड़ी समस्याओं को कम करता है। इससे पूरे बैंकिंग सिस्टम को फायदा होता है। चेक के एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में लगने वाली लागत भी खत्म हो जाती है, लिहाजा चेक की प्रोसेसिंग तेजी से होती है। देश में मौजूद पैसे ट्रांसफर करने के कई तरीकों के बावजूद चेक अभी भी भुगतान के प्रमुख माध्यमों में बना हुआ है। चेक की इसी महत्ता को देखते हुए आरबीआई ने कम समय में चेक क्लियरेंस की क्षमता को बढ़ाने का फैसला किया है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।